दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे बता दें, आप गूगल पे चले जाएं, किसी मुल्क में भी किसी आर्मी को अख्तियार नहीं है सिविलियन के ट्रायल करने की। आर्मी हैव नो बिजनेस विद इट। आर्मी हैज टू मेंटेन बेस्ट रिलेशन विद द सिविलियंस। क्यों? इन सिविलियन की सपोर्ट से तो उन्हें जंग लड़नी। अगर इन्हीं सिविलियन को अगवा करेंगे, ट्रायल करेंगे, तो कौन कल इनके साथ को खड़ा ही नहीं हो। इस मुल्क में डॉक्टर कदीर को कस्टडी में मार दिया जाए, वो कहते रह गए डॉक्टर कदीर आखिरी वक्त तक। मैं उनका काउंसल था सुप्रीम कोर्ट में, शेख हसन साहब भी थे, तौफीक आसफ साहब पेश होते रहे। हमने कहा जी उनकी एक ही ख्वाहिश है कि पिछली स्ट्रीट में मेरी बेटी रहती है, वो जब मुझे मिलना चाहे मिले। उन्होंने कहा नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिलने ही नहीं देंगे। ये आर्मी एक्ट में प्रोविजन दी हुई है कि अगर एक आर्मी अफसर भी किसी इलाके में जुर्म करता है और वहाँ सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं, तो सिविल कोर्ट्स ही उसका ट्रायल करें। इस मुल्क को दो बंदों ने नुकसान पहुंचाया, एक परवेज मुशर्रफ ने और एक जनरल बाजवा ने। इसने मुल्क का स्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया इस बाजवा ने। मैं इनकी कस्टडी में था क्योंकि मुझे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया जहाँ एसी लगे हुए थे, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर वेंट डाउन और डॉक्टरों ने कह दिया कि ही इज़ टू बी केप्ट इन अंडर ऑब्जर्वेशन। उस पर उन्होंने देखा कि यार ये तो कंडीशन इनकी बेहतर नहीं है, तो फिर उन्हें अदालत में बयान दिया कि इनकी सेहत बेहतर नहीं है, हम इनको रिहा करना चाहते हैं एक शर्त पर, अगर ये हमें अपने पासपोर्ट का, अपने लैपटॉप का पासवर्ड बता देंगे। तो उस पर जजों ने कहा कि भाई अगर आप इतनी A1 एजेंसी है, आप अपना इनका लैपटॉप भी नहीं खोल सके 37 डेज से। इनामुर रहीम साहब ये वो उन अशास में हैं जो बाजवा की एक्सटेंशन में सबसे बड़ी रुकावट बने थे और जिसकी वजह से इन्हें फिर बाद में जेल भी जाना पड़ा था। उस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये बताएं कि एक्सटेंशन पहले तो बाजवा के हवाले से सारे पार्लियामेंटेरियंस मान गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपने रजिस्ट करना है, उनको उनकी हदूद में, आईनी हदूद में रखना है, तो आप उनको एक्सटेंशन देने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिर आप उसमें आप रुकावट आप बने, तो असल में मैं आई एम फ्रॉम द आर्मी और इन द आर्मी एक्ट में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन। उसकी प्रोविजन ही नहीं थी। उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ इज़ द सीनियर मोस्ट अफसर इन द आर्मी, जिसने आर्मी को 3 साल के लिए कमांड करना है और 3 साल में उसने अपने मातहत भी तैयार करने हैं। जो नीचे जितने कोर कमांडर्स हैं, ऑल आर कम्पिटेंट टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उनमें से जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसने ऑटोमेटिकली आ जाना, या जिसको वज़ीर-ए-आज़म रिकमेंड करेंगे। हम तो ये सिस्टम भी अभी तक डेवलप नहीं कर सके कि कैसे करना है। आप इंडिया की मिसाल लें, इंडिया के आर्मी चीफ जो मनोज हैं, अब वो रिटायर हो, उनकी डेट थी रिटायर होने की, मई की लास्ट, गालबन 28 को उन्हें रिटायर होना था। लेकिन क्योंकि वहाँ अभी इलेक्शन हो रहे हैं, नई गवर्नमेंट नहीं आई, तो उन्होंने नहीं सोचा कि अभी वाजपेयी साहब जो मोदी साहब हैं वही उसको एक्सटेंशन दे दें या नया चीफ अपॉइंट कर दें, क्योंकि नई गवर्नमेंट को ने फैसला करना है। तो आप इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। उन्होंने ये किया कि फौरी तौर पर मनोज को 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी है, साथ लिख दिया है कि जब नई गवर्नमेंट बनेगी और नई गवर्नमेंट विल डिसाइड हु विल बी सक्सेसर। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ये नहीं किया उन्होंने कि आज हमें लॉटरी निकल आई, हम अपना मर्जी का आर्मी चीफ बनाएं और उससे काम, वजह कि वहाँ आर्मी चीफ से कोई काम लिया ही नहीं जा सकता। वहाँ तो आर्मी चीफ इज ओनली मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ देयर मदरलैंड, वो वही काम करते हैं। उनका नाम भी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो जनरल मनोज को एक्सटेंशन नहीं मिली। तो हमारे यहाँ ये जो रवाज चल पड़ा एक्सटेंशन का, जिसकी वजह से आर्मी का अपर स्ट्रक्चर ही तबाह बर्बाद हो गया। लोग जो बन सकते थे आर्मी चीफ वो न बन सके, उनका हक मारा जाता है। वो हक मारे गए, नायल लोग ऊपर आ गए और उन्हें फिर फौज की जान भी नहीं छोड़ी और उसके बाद वो साबित भी हो गया कि वो नायल थे। मैंने सबसे पहले जनरल परवेज अशफाक कियानी की एक्सटेंशन चैलेंज की, जब उन्होंने एक्सटेंशन लेने की कोशिश की कि ये गलत, गैर कानूनी, आइन में तो दिया ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा केस नहीं सुना, हाई कोर्ट ने भी रिट डिसमिस कर दी कि 199 के तहत चैलेंज ही नहीं कर सकते। ये तो चैलेंज नहीं हो सकता, उन्होंने हो ही नहीं सकता जी। मैंने कहा ये तो कोई, हम फिर हाई कोर्ट ऊपर चले गए, IC में भी चले गए। फिर इस दौरान उनकी एक्सटेंशन का इतना केस लंबा, उसने टाइम खींचा कि वो अपनी एक्सटेंशन भी टाइम पे पूरा उन्होंने कर लिया और फिर नई एक्सटेंशन लेने लगे। हमने कहा जी उसको भी हम चैलेंज करेंगे। तो उस दौरान उन्होंने मेरी गाड़ी भी जला दी, मेरे बेटे पर भी हमला हुआ, कियानी साहब मुझ पर भी हमला हुआ। लेकिन जब मैंने कहा जी, मैंने उस पर भी केस उनके खिलाफ दायर किया और वो केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, तो वो फिर पूरा उन्होंने मेरे घर एक डेलीगेशन भेजा, मुझसे माफ़ी मांगी। अच्छा। और ये भी कहा कि हम आपको कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं, जो भी आप कंपनसेशन मांगेंगे हम आपको दे देंगे। मैंने कहा मैं आर्मी चीफ से कंपनसेशन नहीं लेना चाहता, ना मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ की वो माफ़ीबाजी, उनका ये कह देना काफ़ी है। उन्होंने कहा कि अब आप मज़ीद इस केस को आगे न ले जाएं, क्योंकि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में था कि इनसे रिकवरी की जाए, ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे आर्मी चीफ रहें, जबकि किताब में लिखा ही नहीं हुआ। उनकी उम्र भी 60 से ज़्यादा हो गई थी। तो उन्होंने कहा अब आप न जाएं क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। और उन्होंने फिर घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की साफियों को बुला के कि आई विल नॉट गेट फर्दर एक्सटेंशन। उन्होंने कहा जी ये भी मैंने कर दिया है। तो उस पर फिर मैंने आई ऑनर्ड हिम कि ठीक है सर, आई नॉट गो देयर। मैं कहा ठीक है अभी आप क्योंकि नहीं जा रहे, आई थॉट कि चैप्टर हैज़ बीन क्लोज्ड। लेकिन जब बाजवा साहब आ गए तो हमारे खान साहब ने, जब मैंने वो चैलेंज की थी कियानी की, उस वक्त उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की
कि हाँ किसी को एक्सटेंशन न दें और मैं किसी को एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और लेकिन सबसे पहले बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए वो तैयार हो गए। और हमारे वो तमाम साथी जो मुस्लिम लीग नून में थे, बाकी जमातों में थे, जो सारा दिन यही गाना बजाते थे वोट को इज्जत दो, वो भी फौरन जनाब पार्लियामेंट में लाइन बनाकर खड़े हो गए। आज तक पाकिस्तान में किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इतने वोट नहीं मिले जितने जनरल बाजवा को वोट मिले, जो कि मैं समझता हूँ जितना इस मुल्क को दो बंदों ने नुकसान पहुँचाया, एक परवेज़ मुशर्रफ ने और एक जनरल बाजवा ने। इसने मुल्क का स्ट्रक्चर ही तबाह कर दिया इस बाजवा ने, नोइंग फुली वेल। पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को सैक किया, इमरान खान को लेकर आए, और जब इमरान खान ने किसी हद तक चीज़ें स्टेबल कर ली उसको रवाना कर चलता किया। ये इमरान खान साहब की भी गलती थी, उसको एक्सटेंशन किसी सूरत में नहीं, जैसी उसको एक्सटेंशन मिली वो चेंज हो गया। और खान साहब ने तस्लीम किया। खान साहब इससे पहले भी उनके खिलाफ बयान दे रहे थे और खान साहब ने यहाँ तक फिर बाद में भी कहा कि अगर मेरे साथ उनके मामला दुरुस्त हो जाएं तो मैं उनको तायात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। जब तक हमारे सियासतदान, चाहे वो मौजूदा हुकूमत नून की हो, कोई भी हो, जब तक वो एक असूल पे नहीं खड़े होंगे ना, वो इसी तरह जलील और रुसवा होते रहेंगे, जेलों में भी जाएंगे, ख्वार भी होंगे। बाजवा साहब ने आपको फिर अगवा करवाया या जेल? हाँ, वो जब ये हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक्सटेंशन चल रही, उन्होंने कहा जी हमने एक्सटेंशन, इमरान खान साहब ने रिटर्न एक्सटेंशन एक दे दी कि जी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। मैंने किताब पेश की आर्मी रूल रेगुलेशन की, इस किताब में, हाँ जी, इस किताब में देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एक्सटेंशन, ही स्टूड रिटायर्ड टुडे। उन्होंने कहा ये तो आज रिटायर हो चुके हैं। और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको एटलीस्ट 3 महीने देते हैं अगर आप पार्लियामेंट से इसकी एक्सटेंड करा लें। उनको उम्मीद थी कि पार्लियामेंट नहीं करेगी, लेकिन वो तो पता तब चला और कि उनको एक्सटेंशन मिल गई, लेट गए। और उसके बाद जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन अनाउंस किया ना कि वो पार्लियामेंट से कानून बनवा सकते हैं अगर बनवाना चाहें तो, क्योंकि उस दिन ही हमने ये फैसला किया था कि कल हम एक्स सर्विसमैन लीगल फोरम का इजलास बुलाएंगे और हम देखेंगे इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो वो उनको जैसे पता चला कि ये कल मीटिंग बुलाई जाएगी तो रात को मुझे उठा लिया गया और मुझे उस वक्त तक अंदर रखा गया जब तक वो पार्लियामेंट में बिल जब मंजूर हो गया कि एक्सटेंशन हो गई है, यानी ये मेरी बात सही साबित हुई कि आर्मी एक्ट में नहीं है, तो मुझे कस्टडी में बताया गया कि अब हम चंद दिनों में आपको रिहा कर देंगे क्योंकि अब द इशू हैज़ बीन सेटल्ड। हमें ख़तरा सिर्फ एक बंदे से था कि आप इसको चैलेंज करते, तो आप अंदाज़ा लगाएं। फिर भी उन्होंने मुझे रिहा नहीं किया, हाई कोर्ट के हुक्म पे भी रिहा नहीं किया। हाई कोर्ट ने 37 डेज़ के बाद जस्टिस मिर्ज़ा वकास साहब ने ये डिसीजन दिया कि दिस अरेस्ट इज़ इलीगल। उसके अंदर मैं पाकिस्तान बार काउंसिल के जितने रहनुमा है वो सारे पेश हुए, अब अकबर आबिद साकी साहब पेश हुए, अपना पेशावर से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे अमजद शाह, पूरे पाकिस्तान की टोटल बार काउंसिल दे स्टूड विद मी, दे वेंट ऑन कंप्लीट स्ट्राइक। पिंडी बार ने कंप्लीट स्ट्राइक की। जितने बार के प्रेसिडेंट थे, शेख हसन साहब, तौफीक आसफ साहब और जितने बड़े बड़े वकला हैं, दे ऑल अपीयर्ड। जस्टिस कादरी रिटायर हो चुके थे लेकिन वो भी मेरे केस में अदालत में पेश हुए, तो उन सब ने बड़ी सपोर्ट की। और इवन हमारे वो जो पीटीआई के दोस्त हैं, उस वक्त फैसल साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे पीटीआई के, ही आल्सो अपीयर्ड इन द कोर्ट। दे आर्गूड, उन्होंने कहा नहीं, वी आर विद हिम बिकॉज ही स्पीक्स फॉर द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, वी आर ऑन वन पेज ऑन। और अल्टीमेटली आई वाज डिक्लेयर्ड मेरी अरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, लेकिन हुकूमत ने रिहा न किया, फौज ने, और उन्होंने एक और वारदात डाली कि सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ मेरे बारे में जजेस को चैम्बर में जाकर बताया कि ही वाज वर्किंग फॉर कुलभूषण यादव और ये इनसे मटेरियल बरामद हुआ। गद्दारी का इल्जाम लगाया गया और कोशिश की गई। और इनके एक साथी ब्रिगेडियर को हम पहले ही सज़ाए मौत दे चुके हैं, जबकि वो भी झूठ था। वो ब्रिगेडियर जिसके बारे में कह रहे हैं राजा रिजवान, वो अभी भी अडाला जेल में है, उसको कोई सज़ाए मौत नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, किसी को भी सज़ाए मौत नहीं हुई। एक झूठ और फ्रॉड का दिया गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब ये देखा कि ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी थिंग्स, तो मेरी रिलीज़ वाज सस्पेंडेड। लेकिन इस दौरान जब मैं इनकी कस्टडी में था, क्योंकि मुझे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया जहाँ एसी लगे हुए थे, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेचर वेंट डाउन और डॉक्टरों ने कह दिया कि ही इज़ टू बी केप्ट इन अंडर ऑब्जर्वेशन। उस पर उन्होंने देखा कि यार ये तो कंडीशन इनकी बेहतर नहीं है, तो फिर उन्हें अदालत में बयान दिया कि इनकी सेहत बेहतर नहीं है, हम इनको रिहा करना चाहते हैं एक शर्त पर, अगर ये हमें अपने पासपोर्ट का, अपने लैपटॉप का पासवर्ड बता देंगे। तो उस पर जजों ने कहा कि भाई अगर आप इतनी A1 एजेंसी है, आप अपना इनका लैपटॉप भी नहीं खोल सके 37 डेज से, और दूसरा जजेस ने ये कहा कि अगर आप लैपटॉप नहीं खोल सके तो ये मटेरियल आपने कहाँ से निकाला है। तो मेरा बेटा हसनैन कोर्ट में मौजूद था, उसने कहा सर हमारे घर से तो कोई लैपटॉप ले ही नहीं गए। तो बड़ी शर्मिंदगी हुई, उन्हें रिहा मुझे करना पड़ा। बाद में भी इंसिस्ट उन्होंने किया कि हम केस चलाएंगे, हम इनका ट्रायल कर सकते हैं। और फिर मैं खुद अपीयर हुआ, रिहाई के बाद मैंने रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराई कि इनके पास प्रोविजन ही नहीं है ट्रायल, सिविलियन का ट्रायल। हम डे 1 से इस बात के खिलाफ हैं
कि हमारे ये जो मोतबर सियासतदान अभी पार्लियामेंट में सुबह शाम चंगाड़ रहे हैं ना, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपने अयूब खान का आइन जो 62 में अयूब खान ने इस कौम पर नाफज किया था, जिसमें कोई बुनियादी हकूक नहीं थे, अगर आपने उसको स्क्रैप किया है तो आपका काम था आर्मी एक्ट को भी व्यू करते कि आर्मी एक्ट के अंदर उसने क्या क्या तब्दीलियां की, वो ख़त्म करते। ये आर्मी एक्ट के अंदर ये जो परवीन अयूब खान लेकर आया कि सिविलियन का हम ट्रायल कर सकते हैं, ये बिल्कुल गैर अखलाकी, गैर आइनी और गैर कानूनी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। सिविलियन शुड बी ट्रायल्ड बाय द सिविल कोर्ट्स, बल्कि वो आर्मी के अफसर जो जुर्म करते हैं, और इस इलाके में भी सिविल कोर्ट्स हैं, तो आर्मी एक्ट तो ये कहता है उनका ट्रायल भी सिविल में होना चाहिए। ये आर्मी एक्ट में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी बात से बात नहीं। और कितने ऐसे लोग हैं, एक पिछले दिनों एक रिटायर्ड एक सर्विंग कैप्टन थे, उन्हें अपने बाप को कत्ल कर डाला, उसका बाप वाज अ ब्रिगेडियर, उसने अपनी माँ को भी गोली मार दी। आर्मी ने उसको अरेस्ट किया और उसको अरेस्ट करने के बाद उसे डिसमिस किया, मगर उसका ट्रायल उन्होंने कहा जी क्योंकि सिविल कोर्ट पिंडी में मौजूद है, सिविल के हवाले किया, वहाँ उसका ट्रायल हुआ, वहाँ फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज़ करके छोड़ दिया। भाई आप सिलेक्टिव लॉ कैसे बना सकते हैं कि इसको सिविल में कर लें, उसको ये आर्मी एक्ट में प्रोविजन दी हुई है कि अगर एक आर्मी अफसर भी किसी इलाके में जुर्म करता है और वहाँ सिविल कोर्ट्स मौजूद हैं तो सिविल कोर्ट्स ही उसका ट्रायल करेंगी। और देखें ना, करना भी सिविल कोर्ट्स को चाहिए क्योंकि मुल्क के अंदर मौजूद है, उसी आइन के अंदर वो है। जब सिविल कोर्ट्स के अंडर ये आएंगे तो फिर अपना ये काम बिल्कुल शायद फिर अपने ठीक तरीके से होगा। लेकिन सिविलियन को पकड़ के ट्रायल करने की तो कोई तुक ही नहीं बनती ना, दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। सिविलियन तो वैसे ब्लडी हैं, इस पे तो बड़े बड़े आर्टिकल लिखवाए गए कि जी दुनिया में सिविल कोर्टें बनी हुई हैं, आर्मी कोर्टें बनती हैं, वो ट्रायल कर दीजिए। टोटल झूठ है। दुनिया का कोई एक मुल्क मुझे बता दें, आप गूगल पे चले जाएं, किसी मुल्क में भी किसी आर्मी को अख्तियार नहीं है सिविलियन के ट्रायल करने की। आर्मी हैव नो बिजनेस विद इट। आर्मी हैज टू मेंटेन बेस्ट रिलेशन विद द सिविलियंस। क्यों? इन सिविलियन की सपोर्ट से तो उन्हें जंग लड़नी। अगर इन्हीं सिविलियन को अगवा करेंगे, ट्रायल करेंगे, तो कौन कल इनके साथ को खड़ा ही नहीं होगा, यही पीछे हट जाएंगे तो फिर। और 71 में ईस्ट पाकिस्तान में हमारे मार खाने की वजह यह थी कि सिविल पॉपुलेशन वेंट अगेंस्ट अस। हमें उससे सबक सीखना चाहिए। उससे अगर हम सबक सीखेंगे तो वी विल पे रिस्पेक्ट टू दी सिविलियन। दे पे टैक्सेस, और उनके टैक्सेस से हमारी मराहत, हमारी तनख्वाह और चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर वो हमें टैक्स ही ना दें तो हम तो एक दिन भी ना चल सकें। जैसे कश्मीर के हमारे भाइयों ने किया, उन्होंने कहा हम कुछ भी नहीं आपको देते, तो आपने फिर क्या कर लिया? आप वज़ीर आज़म को खुद जाना पड़ा और बिजली 3 रुपए यूनिट देनी पड़ी। ये जहाँ भी वाक़या होगा, यहाँ भी लोग कहेंगे हम एक टक्का टैक्स नहीं देते अगर आप हमें प्रोटेक्शन नहीं देते। अगर पाकिस्तान को आज भी आपने आगे ले जाना है तो सबसे पहले पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पैदा की। आज भी देखें स्कैंडिनेवियन कंट्री, वो छोटे छोटे हैं, एक ज़िले इस्लामाबाद के बराबर भी वो नहीं है। उनकी इकॉनमी पाकिस्तान से 100 गुना ज़्यादा है। वजह वहाँ कानून की हुक्मरानी है। किसी को कोई लापता नहीं कर सकता, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के लोग अपने अकाउंट वहाँ खुलवाते हैं, पूरी दुनिया का सरमाया वहाँ पड़ा हुआ है, लोग ट्रस्ट करते हैं। हम पे तो अपने लोग भी ट्रस्ट नहीं करते, वो भी मुल्क छोड़ के धड़ाधड़ जा रहे हैं। कि जिस मुल्क में डॉक्टर कदीर को कस्टडी में मार दिया जाए, वो कहते रह गए डॉक्टर कदीर आखिरी वक्त तक। मैं उनका काउंसल था सुप्रीम कोर्ट में, शेख हसन साहब भी थे, तौफीक आसफ साहब पेश होते रहे। हमने कहा जी उनकी एक ही ख्वाहिश है कि पिछली स्ट्रीट में मेरी बेटी रहती है, वो जब मुझे मिलना चाहे मिले। उन्होंने कहा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिलने ही नहीं देंगे। खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उन्होंने भी कुछ न किया। बेटी को भी अपने हीरो से बाप से मिलने के लिए एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता था, फिर वो जाते थे। और नतीजा उमर अता बंदयाल साहब ने भी कुछ न किया। उन्हें हमें डेट तक, हमने कहा सर इस केस में डेट दे दें, ताकि न कहता डेट बाद में देंगे, आपको मिल जाएगी। डेट उस वक्त मिली जब उनकी वफात हो चुकी थी। कहा जी बड़ा अफसोस है हम इस केस को सुन नहीं सके। नहीं, आपने कहा जुल्म किया कौम के हीरो को भी। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ फराम न कर सकी वक्त पर, वो जो बंदयाल साहब की अदालतें थी। ये गिला है हमें। हम पार्लियामान से ये कहते हैं वो इस पे कानून साजी करे, वो अपना जोर कानून साजी पे दे। अब पार्लियामान ये ऐसी पार्लियामान है जहाँ से भी लापता हो जाते हैं। वो कानून बना लापता अफराद का, वो वहाँ से लापता हो चुका है। भाई इस पे जोर दें। इवन हमारे वो जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके। वो खुद कह चुके हैं कि मैंने भी अपना एक बिल पेश किया था जो पास भी हो गया लेकिन मिल नहीं रहा। तो जब आपको अपना बिल वहाँ से नहीं मिलता तो पहले तो अपने घर की तलाशी लें, अपने घर के मामलात सुधारें। हमें वो वक्त भी याद है जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और सेनेट के इलेक्शन में कैमरे लगे हुए थे और खुफिया वोटिंग को कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई। वो फिर पकड़ा गया कैमरा। इंक्वायरी कमेटी बन गई। तो पार्लियामान का काम था लोगों को बताए उस इंक्वायरी कमेटी का क्या हुआ। पार्लियामान जब तक अपना काम नहीं करेगी तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा उसका एहतराम करें। कल यही लोग निकलेंगे तो फिर पार्लियामान भी अपनी जगह खड़ी नहीं रहेगी। नाज़रीन, ये इस सारी गुफ्तगू का अगर हासिल गुफ्तगू अगर आपसे बात करें तो वो ये है कि सबसे पहले तो जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल आर्मी नहीं कर सकती, और नंबर 2 अहम चीज़, आर्मी का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में ही होना चाहिए।
और दूसरी जो अहम चीज़ है वो नाज़रीन ये हो सकती है कि जिनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं गद्दारी के, तो मेरे ख्याल में वो उनके लिए एक जुरात का निशान होना चाहिए, क्योंकि हबीब जालिब को देखें, हामिद मीर को देखें, अब अहमद फराज साहब को देखें, फराज साहब को, और अब इनामुर रहीम साहब को, ये इन तमाम को सर्टिफिकेट दिए गए कि जनाब ये गद्दार हैं, लेकिन असल मुहिब वतन दरअसल यही हैं। और नंबर तीसरी जो अहम चीज़ है जो अभी इन्होंने बताई भी वकील साहब ने एक्सटेंशन के मामले में, कि एक्सटेंशन कोई भी आर्मी चीफ आइन में दर्ज ही नहीं है कि वो एक्सटेंशन ले सके, तो एक्सटेंशन भी नहीं दी जानी चाहिए। ये चीज़ हमारे पार्लियामेंटेरियंस को भी सोचनी चाहिए कि एक्सटेंशन, और अगर इन चीज़ों पर अमल दरामद इन्होंने करवा लिया तो तमाम जो आज कानून से ख़ुद को बालातर समझते हैं तो गालिबन वो भी फिर कानून की छतरी के नीचे काम करने पर मजबूर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।